एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने लोग कहाँ रहते उसके बारे में बात किए थे, तो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर देते हैं। हम इसमें क्या बताए थे कि लाखों वर्ष पहले लोग भोजन के संग्रह के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। लाखों वर्ष पहले लोग भोजन के संग्रह के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वहीं से वो लोग अपना भोजन का संग्रह करते थे। इसके बाद हम बताए थे कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट तरफ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथर पहाड़ी में सबसे पहले कृषि हुआ। वो कब हुआ? 8000 वर्ष पहले। 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी में कृषि का विकास होने लगा और उस समय गेहूं तथा जौ, गेहूं व जौ को उगाया गया फसल के रूप में। इसके बाद गाय बैल भेड़ बकरी जैसे पशुओं को लोग पालतू बनाए, ये सब हम बता चुके हैं कल। इसके बाद हम बताए थे कि उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी कृषि का विकास होने लगा और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि कार्य शुरू होने लगा और वहाँ क्या उपजाया गया? चावल उगाया गया। इसलिए ये हम लोग को समझना है कि कृषि के विकास दोनों साइड होने लगा, नॉर्थ वेस्ट ने भी और नॉर्थ ईस्ट ने भी। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों में कृषि के विकास होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इस एक चीज नोट करने वाली बात है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ तथा गारो तथा विंध्य पहाड़ियों में उस समय लोग गांव में रहते थे, उस समय नगर नहीं बसा था। लेकिन इसके बाद जब सिंधु नदी के किनारे कुछ शहर, आरंभिक नगर दिखाई दिए, इसके बाद लोग नगर में रहने लगे। नेक्स्ट इसमें बताए थे कि गंगा के दक्षिण में, गंगा जो साउथ तरफ पर जो दिशा था उसमें प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। बताए थे हम कि गंगा का जो दक्षिण में स्थित जो भूमि था, जो जगह था, उसको मगध नाम से जाना जाता था। और मगध का जो राजा था, जो शासक था, बहुत पावरफुल सा, शक्तिशाली था। वो अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद हम लोगों ने बात किए थे कि लोग आजकल यात्रा क्यों करते थे। तो लोग यात्रा उसमें क्यों करते थे? कुछ किसी से मिलना हो उसके लिए जाते थे, या कुछ व्यापार के लिए जाते थे, या नए नए जगहों को खोजते थे, उसके लिए जाया करते थे। ये तक हम लोग बताए थे। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, देश के नाम। आखिर देश का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या है? चलिए आगे बात करते हैं। अपने देश के लिए हम पराया, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग भारत को इंडिया भी कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का संस्कृत में अनुवाद सिंधु होता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगा, ईरान और यूनान दोनों को पता लगाइए अपने एटलस में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरान वाले और यूनान वाले दोनों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को हिंदोस कहा। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस से बोल सकते हैं। इंदोस मीन्स इंडस। सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा।
सिंधु को, क्योंकि इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस का अर्थ होता है संस्कृत में सिंधु। आगे बढ़ते हैं। इस नदी के, किस नदी के, सिंधु नदी के, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा गया। तो सिंधु नदी के पूर्व में, सिंधु नदी के इस तरफ जो भूमि था उसको इंडिया कहा गया। इंडिया नाम कंफर्म हो गया। इंडिया नाम क्यों पड़ा? तो इंडिया नाम सबसे पहले 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले 2500 ईयर बिफोर नॉर्थ वेस्ट से आने वाले ईरानियों ने सिंधु के हिंदोस कहा और इस नदी की, सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि था उसको इंडिया कहा गया। आगे बढ़ते हैं। भारत नाम का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग एक काबिला था, एक समूह था, उसको भारत नाम से डिनोट करते थे। कहाँ था वो लोग? उत्तर पश्चिम, एक समूह मतलब काबिला था, उसी को हम लोग भारत के नाम से जानते थे। तो इसी के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। कैसे पड़ा? उत्तर पश्चिम के साइड में, नॉर्थ वेस्ट के साइड में कहता था कबीला, उसका कबीला का नाम था भारत, तो उसी के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। इस समूह का उल्लेख, कौन समूह? भारत समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक मीन्स 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसका उल्लेख? इस काबिला का। कौन काबिला? भरत काबिला। इसका उल्लेख, इसकी बातें ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के होने लगा। आगे बढ़ते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। आखिर हम इतिहास, जो समय बीत चुका है उसके बारे में कैसे जाने? तो इससे जानने का सबसे पहला तरीका है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? चलिए जानते हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पहला तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत को हम क्या जान सकते हैं? जब उस समय का जो बुक होगा, आरंभिक बुक होगा, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके माध्यम से उस समय का तौर तरीका, संस्कृति, रहन सहन, व्यापार, शासक, सभी का हम इत्यादि को हम लोग जान सकते हैं। ये पुस्तकें, कौन पुस्तकें? उस समय का पुस्तकें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि इसलिए कही जाती थी क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था। उसमें प्रिंटिंग वुंटिंग नहीं था, ना कि इंक सब था। उस समय हाथ से लिखा जाता था, क्योंकि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, मेन्यू और स्क्रिप्ट। मेन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब निकला हुआ, तो हाथ से निकला हुआ। कहने का मतलब है, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखना, उसी को पांडुलिपि बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये पांडुलिपि, आखिर पांडुलिपि कहाँ मिलते हैं? ये पांडुलिपि तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक एक पेड़ का नाम है। भोज कैसे बोलते हैं? आम बोलते हैं, अमरूद, उस तरह पेड़ का नाम है भोज। भोज नाम से एक पेड़ है, उसी का छाल से तैयार करते हैं, उसका छाल चमड़ा से तैयार करके उस पर लिखते हैं। ये कहाँ मिलेगा? तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़, एक भोज नाम का पेड़ है, उसका छाल को निकाल के उसी में लिखा जाता था। पहले पेड़ से भी नहीं था, तो एक पेड़ था, भोज नामक पेड़ था, उसी का छाल को इकट्ठा करके उसी में लिखते थे। एग्जाम्पल के लिए आपको बुक में बताया गया है, एक पेड़ का छाल है, ये भोज का पेड़ का छाल को निकाला गया है उससे और उसी में लिखा गया है। अब क्या लिखा है इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि 31 पीस देखिए। यह पांडुलिपि लगभग
1000 वर्ष पहले लिखी गई था। अभी से 1000 वर्ष पहले इसको लिखा गया था। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। तार का जो पत्तों था उसको काट लगा अलग अलग करके उसके जो पार्ट था उसको बांध देते थे। ठीक है। भोज पेल की छार से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो बना है ये भोज पेड़ के छाल से बना है, उसी में ये लिखा हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको ये पेड़ का छाला है, चमड़ा है, उसी में ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान गए कि पहला स्रोत इतिहास का जानने क्या है, पांडुलिपि। देखिए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया होगा। सही बात है, क्योंकि वो लकड़ी है, लकड़ी में कीड़ा लगता है, कीड़ों ने खा लिया होगा। तो अच्छा कुछ को नष्ट कुछ को बर्बाद कर दिया होगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों। आखिर ये पांडुलिपि कहाँ से मिला? जब पुरातत्वीय खोजबीन किए, सर्च किए, तो इनको कहाँ से मिला? मंदिरों से मिला। बिहारों आगे चैप्टर में बताएंगे। बिहारों मतलब होता है जो पत्थर में घर बनाते हैं, पत्थर के अंदर घर, उसी को बिहार बोलते हैं। बिहारों मंदिरों से प्राप्त हुआ और बिहारों से प्राप्त हुआ। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई? पुरातात्विक को आखिर पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई? तो मंदिरों से मिला और बिहारों से मिला। बिहारों क्या होता है? पत्थर में घर बनाना, इसको बिहार बोलते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, इसमें आखिर उसमें लिखा क्या रहता था? तो धर्म के बारे में लिखा होता, धार्मिक के बारे में लिखा होता, राजाओं का जीवन, किंग का जीवन कैसा, लाइफ स्टाइल कैसा, वो लिखा रहता था। और औषधि, दवा, मेडिसिन, वो लिखा रहता था। तथा विज्ञान, कुछ साइंस का लिखाता था उसमें, आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपि में क्या क्या प्राप्त हुआ इन लोग को? तो धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चला उस पांडुलिपि से। वहाँ राजाओं का जीवन, उसका लाइफ स्टाइल, किंग का उसका जीवन स्टाइल क्या था वो लिखा हुआ था, लाइफ स्टाइल। औषधि, दवा के बारे में लिखा हुआ था। विज्ञान आदि सही प्रकार के विषय की चर्चा वहाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? पांडुलिपि में। इनके अतिरिक्त, इसके अलावा यहाँ पर महाकाव्य, महाकाव्य किसको बोलते हैं? महाभारत, रामायण, सब क्या है? महाकाव्य है। कविताएं जान रहे हैं, नाटक भी जान रहे हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है? महाकाव्य है, कविताएं भी है, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। इनमें से कई चीज़ें संस्कृत में मिले होते हैं। संस्कृत में क्यों मिले होते हैं? क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। जबकि अन्य प्राकृतिक मतलब को होता है लोकल लैंग्वेज, वहाँ का स्थानीय को प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, आम पब्लिक करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों, पहला हम लोग खत्म हो गया, पांडुलिपि खत्म हो गया, अब अभिलेख आते हैं। अभिलेख के बारे में बात करेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख मतलब कुछ लिखा हुआ, ऐसा लेख पत्थर में लिखा हुआ, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, मेटल जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इस लाइन आपको कह रहा है अभिलेख का अध्ययन कैसे अभिलेख होता है? एक पत्थर रहेगा, उसी में खोद के लिखा जाता है, कठोर सतह पे उत्कीर्ण किया। एग्जाम्पल देखिए, खोद के उसमें लिखाएगा, देख लीजिए इस तरह। इसी में बोला गया है कि अभिलेख कैसा होता है? वो पत्थर में लिखा जाता है और हार्ड सरफेस में मिलते हैं। कभी कभी शासक लोग, किंग लोग, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे, इस तरह छेद करके।
कभी कभी शासक राजा लोग, इसके अलावा अन्य लोग भी अपने ऑर्डर को, अपने आदेश को लिखवाते थे, उसमें उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, ताकि लोग उन्हें देख सके। किसको? आदेश को। आदेश कौन था? शासक और अन्य लोग, तथा उनका पालन फॉलो कर सके। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, जो अभिलेख आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ उत्कीर्ण किया हुआ है, कठोर सतह पत्थर उसी में उत्कीर्ण करके लिखा हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अभी का अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। यह अभिलेख अशोक नामक, अशोक क्या था? शासक था। अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। अशोक आदेश दिया था, कुछ उसी को कंधार में एक जगह में लिखा गया था जो पुरातात्विकों को मिला। नेक्स्ट देखिए, इस शासक के विषय में हम इसी क्लास में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो हम कोई लिपि का, स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश के लिखते हैं तो रोमन का यूज करते हैं, देवनागरी लिखते हैं तो हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, संस्कृत देवनागरी में इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। क से ज्ञ तक ये देवनागरी लिपि है, ए से जेड तक ये रोमन लिपि है। कोई स्क्रिप्ट होता है, उसी के माध्यम से हम लिखते हैं। लिपियाँ अक्षरों, लेटर अथवा संकेतों, साइन से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं अथवा पढ़ते हैं, तब एक भाषा का प्रयोग होता है। हम कुछ बोल रहे हैं, एक भाषा बोल रहे हैं, पढ़ रहे तो भी एक भाषा को पढ़ रहे हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख कौन सा भाषा में है? यूनानी और अरामेक, ये दो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, अलग अलग लिपि में है। यूनानी लिपि में भी है और अरामेक लिपि में। देखिए इसका ध्यान देखिएगा, इसका लिपि अलग है और इसका लिपि अलग है, क्योंकि ये अलग अलग लिपि में लिखा गया है। यूनानी लिपि में भी है और अरामेक लिपि में। ये जो है यूनानी लिपि है और ये अरामेक लिपि। ऊपर वाला यूनानी लिपि में लिखा गया, नीचे वाला अरामेक लिपि में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, इसके अलावा कुछ और अनेक प्रकार के भी हम लोग को अभिलेख मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। राजा तो लिखवाता, इसके रानी और कुछ अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने काम को लिखवाए, उत्कीर्ण करवाए हैं पत्रों में। उदाहरण के लिए शासक, प्रायः शासक, राजा क्या लिखाते थे? लड़ाई को, ये युद्ध में जीते, युद्ध में हारे, कुछ अपना बात को लिखवाता था वो लोग। और जो कहीं जीत गया तो उसका लेखा रखता था कि हमने इस युद्ध में इसको हराया, मैंने ये युद्ध में जीता, उसको वो लोग लिखवाते थे राजा लोग। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है और प्रयोग में लाई जाती है। बहुत सारे चीज है जो अतीत में बनी है और अभी प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक किसको कहते हैं? जो पुराने वस्तुओं को पता लगाती है, उसी को पुरातात्विक बोलते हैं। पूरा मतलब किसी तोड़ेंगे हम लोग क्या बनेगा? पूरा और तात्विक। पूरा मतलब प्राचीन, पुराना, और तात्विक मतलब कोई चीज का पता लगाना, अध्ययन करना कोई वस्तु का। पूरा तात्विक, पूरा मतलब प्राचीन, जो बहुत समय पहले की बात है। और तात्विक अर्थ होता है कोई चीज को, वस्तु का पता लगाना, पुराना वस्तु को पता लगाना। पूरा तात्विक पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, कोई पत्थर है, कोई ईंटा है, या कोई चित्र है, कोई इमेज है, या कोई मूर्ति, इसको अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक क्या है? पत्थर और ईंट से बनी इमारत को, बिल्डिंग को, उसके अवशेष जो है, उसी से ये लोग
पता लगाते हैं कि उस समय के लोग का स्थिति क्या था, किस तरह जीवन जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उस सब के बारे में इसी के अनुसार पता लगाते थे। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों से, चित्रों से तथा मूर्तियों से ये लोग पता लगाते थे उस समय के जीवन को। वे औजारों, कुछ औजार था, हथियार था, बर्तन था, आभूषण था। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन मतलब सर्च खोजता था तथा खोदाई भी करते थे। उस समय क्या करता था, वे लोग औजार, हथियार, बर्तन, सिक्के और कुछ आभूषण से वो लोग कुछ पता लगाता था। पता लग जाने के बाद उसका खोदाई करता था कि और भी कुछ इसमें शामिल है का उस जगह। इससे वो लोग वहाँ का सभ्यता के बारे में पता लगाते थे। एग्जाम्पल के लिए सिंधु सभ्यता का विकास हम लोग देखते हैं तो उसमें तो ट्रेन का पटरी बिछाया जा रहा था पंजाब से, लेकिन जब वहाँ के इंजीनियर जब वहाँ पता लगाने लगे तो देखे कि ईंटा लगने लगा, ईंटा लगने लगा तो ईंटा निकालने लगा तो कमरा में लगा, तो जान गए वो लोग कि इसके नीचे कुछ शहर बसा होगा, नगर बसा होगा। खोदाई किया तो इसी प्रकार पुरातात्विक जो होते हैं वो हथियार से, कुछ औजार से, कुछ बर्तन से, कुछ आभूषण से, कुछ सिक्कों से कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं और उससे खोदाई शुरू करते हैं कि और भी कुछ इसमें शामिल है का, इससे और अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाए उस समय का। इनमें से कुछ वस्तु जो था पत्थर, कुछ पत्थर होगा, कुछ पक्की मिट्टी से होगा तथा कुछ धातु की बनी हो सकती। कुछ वस्तु जो होगा पत्थर से बना होगा, कुछ पक्की मिट्टी मतलब घड़ा उड़ा बना होगा, कुछ धातु मेटल का बना, सिक्का का बना होगा। ठीक है, पत्थर से बना होगा, कोई पक्की मिट्टी घड़ा से बना होगा, पोट से बना होगा, धातु मेटल्स कुछ बना होगा। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पत्थर जल्दी नष्ट नहीं होगा, पक्की में जल्दी नष्ट में नहीं होगा, धातु जल्दी नष्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ क्या है, जल्दी नष्ट, जल्दी डैमेज या क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। पुरातात्विदों जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पुरातात्विदों जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, उस समय क्या जानवर तो खाते थे या उससे कुछ और यूज करते थे। इसीलिए जानकारी प्राप्त करने के लिए वो भी ढूंढते थे। वनस्पति का मतलब होता है वन का चीज, जंगल में जो कुछ पाया जाए उसी को हम लोग वनस्पति बोलते हैं। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने, कोई खाना का दाना है, अन्न का दाना जो है अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले रूप में बचे रहते हैं। कुछ अन्न के दाना है या लकड़ी के टुकड़े जो हैं जल जाएंगे तो जले रूप में बचे रहते हैं, बचे रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। सोर्स, पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से, पुरातत्व है, पुरातात्विक अलग है, पुरातत्व अलग है। पूरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब एलिमेंट, कुछ वस्तु। पुरातात्विक पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इन सब से जो प्राप्त होगा इसके लिए बोलेंगे स्रोत का है। कोई चीज मिला तो स्रोत क्या बोलेगा, पांडुलिपि स्रोत है कि अभिलेख स्रोत है कि पुरातत्व स्रोत। इस स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं इतिहासकार लोग। अब इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कर। अतीत मतलब क्या हुआ, बीता हुआ समय, पास्ट,
पास्ट का अतीत कहते हैं, तो बीता हुआ समय का जो अध्ययन करता है उसी को इतिहासकार बोलते हैं। स्रोत, सोर्स से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि स्रोत को या सोर्स मिल जाए तो उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात जान सकते हैं, जिस प्रकार हम लोग सिंधु सभ्यता में जान पाए, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण किस तरह करेंगे? जब हमको प्राचीन चीज़ों से प्राप्त होगी जिससे हम लोग पता कर सकते हैं उस समय का जीवन कैसा था, उस समय लोग क्या क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सब वह चलेगा पता जब उसको प्राप्त होगा। स्रोत कौन स्रोत से? पांडुलिपि से प्राप्त हो या अभिलेख से प्राप्त हो या कुछ पुरातत्व प्राप्त हो, उससे हम लोग एक विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास कर। इतिहासकार क्या करते हैं? उन जासूस की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों, सभी सोर्स को पता लगाते हैं और अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे मिला के कि शायद ऐसा जीवन होगा। वो लोग भी कंफर्म नहीं है, उस समय वो लोग मौजूद नहीं थे, बस उस समय का जो पुरातत्व था, जो पुराना सामान था, उसी के अनुसार वो लोग एक विश्लेषण करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अतीत एक है या अनेक है? अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हेडिंग हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ। बहुवचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। कैसे बोलते हैं? लड़के तो बोलते हैं लड़कों, तो उसको बहुवचन बोलते हैं, तो बहुवचन रूप में हुआ है। एक से अधिक के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। सभी के लिए अतीत का मायने एक नहीं होता। उदाहरण के देख लीजिए, पशुपालक, जो लोग पशु पालते थे अथवा जो कृषक थे, जो खेती करते थे, का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से अलग था। पशुपालक का जीवन और कृषक का जीवन राजा रानी से अलग था। राजा का जीवन अलग होता था और पशुपालक जीवन अलग होता था। उसी प्रकार व्यापारिक जीवन और शिल्पकार का जीवन अलग अलग होता था। सब एक जीवन उन लोग का नहीं होता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाज का पालन करते थे। उस समय लोग अलग अलग जगह पर लोग रहते थे, उनका अलग बिहेवियर और रीति रिवाज, रहन सहन अलग अलग था, उसका वो लोग अपना पालन करता था, फॉलो करता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड जो है, जो हम लोग का यूनियन टेरिटरी भी है भारत का, अंडमान द्वीप के अधिकांश ज़्यादातर लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, अंडमान निकोबार के लोग, अधिकतर लोग मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो प्राचीन समय में लोग जीवन यापन करते थे, अभी बहुत जगह लोग वही जीवन यापन करते हैं। किस तरह? अंडमान निकोबार में आइलैंड है, वहाँ लोग मछली पकड़ते थे, अभी पकड़ रहे हैं, पहले पकड़ते होंगे शायद, शिकार करते थे जंगल में, तो वहाँ का जो जंगल जो फल उसको खा कर जीवन यापन करते होंगे। जो पहले हम बता चुके हैं, पहले जो शुरुआती दौर में बताए थे हम, जो लोग कहाँ रहते थे बताए थे, नर्मदा नदी क्या रहते थे, तो वहाँ का जो विशाल जो था संपदा था, जंगल संपदा था, उसके हम लोग शिकार करते थे, फल फूल खाते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या है? शहरों में रहने वाले लोग खाद्य भोजन आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। आज शहर में लोग जो भी कुछ खाते हैं दूसरे पर डिपेंड है, खुद नहीं उगा सकते हैं, खुद नहीं पकड़ सकते हैं,
दूसरे पर डिपेंड रहता। इस तरह के भेद, इस तरह का अंतर अतीत में भी विद्यमान थे। जो अभी जो विद्यमान है, अभी जो प्रेजेंट है, उस प्रकार पहले भी था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, एक तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। उस समय जो राजा लोग था अपना विजय, अपना जीत का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर उस समय के राजा लोग, शासक लोग अपना जानकारी नहीं रखते तो हम लोग उनके द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं करते, क्योंकि पहले के शासक जो लोग थे अपनी विजय को लिखते थे। उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता था कि कौन राजा कब राजा बना, कौन युद्ध लड़ा, जीता कि हारा, कैसे चला पता, क्योंकि उस समय के शासक लोग अपने जिंदगी के बारे में लिखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, शिकार करने वाले, जानवरों को पकड़ने वाले, मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, संग्राहक, कोई चीज़ को कैप्चर करने वाले, कृषक, खेती करने वाले, तथा पशुपालक, पशु पालने वाले, गाय बैल, ऐसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। सही बात है कि इसीलिए हम लोग हेडिंग क्या था, इतिहास अतीत एक है या अनेक है, क्योंकि इतिहास में हम लोग सभी के बारे में नहीं जान सकते हैं। हम उन्हीं के बारे में जान सकते हैं जिसके बारे में इतिहास में कुछ लिखा गया है। तो राजा के बारे में लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि उसके बारे में राजा लोग खुद लिख के बताया है कि हमने ये लड़ाइयाँ लड़ी, कब लड़ी, क्यों लड़ी, सब बताएगा। उसी प्रकार देखते हैं शिकारी, मछुआरे, संग्राहक जो थे, कृषक कुछ लोग थे, कुछ पशुपालक, इन लोग के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोग के बारे में कहीं नहीं लिखा गया था, इसीलिए इनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की मदद से हम लोग को उनके बारे में जानने की मदद मिलता है। क्यों मदद मिलता है? कुछ में जानेंगे कि उस समय लोग शिकारी करते तो उन लोग के बारे में क्या मिला, क्या जानवर मिला, उससे हम लोग पता करते थे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। जो पुरातत्व, जो पुराना सामान, उससे लोग पता करते थे वो लोग का जीवन कैसा था। किसका जीवन? शिकारी का, मछुआरे का, कृषक और पशुपालक का। पशुपालक है तो पहले खुदाई होगा तो हाँ जानवर का भी हड्डी सब मिल जाएगा, जाने कि पहले लोग पशुपालक लोग होंगे। कृषक कुछ दिखे, कुछ उगाया होगा, जान खेती करने लोग भी होंगे। शिकारी कुछ जानवर को बांधते होंगे, कुछ हथियार ऐसा होगा, इसे जान जाए कि नहीं पहले शिकारी लोग भी थे, शिकार करते होंगे। इसी प्रकार हम लोग जान सकते हैं। पूरा तत्व से, जो पुराना जो तत्व था उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस समय उनका जीवन कैसा था। अब बात करते हैं तिथियों। डेट का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, उस दिन का डेट, माह, मंथ, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह के कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि को एक लाइन बोला गया है, उसी से हम लोग डेट को निर्धारण करते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के दो वर्ष बाद। अगर 2 वर्ष बोलते हैं तो ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्ष बोलते हैं बाद, तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद हुआ। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां को ईसा से पहले बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। उसके पहले के बातों को हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक लाइन बना दिए, यहाँ ईसा का जन्म हो गया, इससे इधर जाएंगे तो हो जाएगा बीसी, और इससे नहीं तो एडी हो जाएगा। एडी मतलब एनी डोमिनो, मतलब वर्तमान, और ये पहले। तो अभी इधर जाएंगे, हम लोग बोल दिए 500 ईयर बोल दिए, तो क्या हो गया? ईसा के जन्म से 500 वर्ष बाद। इसी को हम बोलेंगे, इधर बोल देंगे 500 ईयर बीसी बोल देंगे, मतलब ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले,
फिर से बता दे रहे एक बार, फिर बता दे रहे, एक हमने एक लाइन बनाया, यहाँ ईसा का जन्म हो गया, इससे आगे जाएगा तो एडी कहलाएगा, एनी डोमिनो, और इससे इधर आएगा तो कहलाएगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले और ये जन्म के बाद। तो अगर हम बोलते हैं जन्म से इधर बोलते हैं 5, ठीक है, एडी बोलते हैं, मतलब जन्म के 500 वर्ष बाद, ठीक है। और इधर हम करते हैं, इधर भी करते हैं 500 बीसी बोलते हैं, मतलब ईसा के जन्म से 500 पहले। तो हम कुछ घटना मान से कुछ घटना ए घटा और कुछ घटना बी घटा।